जब हम एक पॉइंट पे निकालते हैं, डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है? डिफरेंशियबिलिटी होती है कि हमने किसी एक पॉइंट का, जैसे कि ये है कि जी यहाँ पर जो x वेरिएबल है वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करता है। अगर मैं ये कहूँ कि x यहाँ से चला, या ऐसा कह सकते हो टाइम यहाँ से, t की वैल्यू t0 से लेके t यहाँ तक, ये टाइम है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी फंक्शन वैल्यू बनती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी फंक्शन वैल्यू बनती है, ये कह सकते हो fx। हम कहते हैं कि अगर इतने टाइम से, टाइम की लिमिट यहाँ है, यहाँ से चले हम यहाँ पहुँचे, तो इतने टाइम में हम यहाँ से चले यहाँ पहुँचे, हम तो दो पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि y1 और y2, यहाँ लिख सकते हो आप t1 या t2 या x1 या x0। हम कहते हैं अगर हमने इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड कैसे निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, उसका रेशियो निकाल दो जो टाइम है। ये क्या आ गई? एवरेज आ गई। हमने एवरेज निकाल दी कि एक आदमी यहाँ से यहाँ पहुँचा, किसके रिस्पेक्ट में? अगर टाइम यहाँ से चला वो यहाँ पर पहुँचा। ऐसे कह सकते हो 10 o'clock यहाँ चला और 10:30 का यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पर पहुँचा। ये रेशियो है। अभी तक जब तक दो पॉइंट है, जब तक दो पॉइंट का हमने डिस्टेंस स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज निकालनी है, जब तक आप एवरेज निकालोगे तब तक दो पॉइंट रहेंगे। है तो ये भी रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में? कोई पर्सन यहाँ से यहाँ चला, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। बट क्या है कि अगर हम कहें कि कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मान लो आदमी यहाँ है, वो कहता है मैंने तो इसी पॉइंट पे क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज निकालना है। इसी पॉइंट पे आपने ये पॉइंट नहीं लेना दूसरा, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टाइम भी होगा कि जब टाइम इतना होता है तो मैंने सिर्फ इसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना है। भी इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज कितना आया। अगर हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखें, अगर हम यहाँ से 10 मिनट में कितना चलते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज निकाल दो, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। कितनी दूरी तय की हमने? 10 मिनट में। हमने कहा भी 10 मिनट में नहीं, हमने तो देखना भी 1 मिनट में हम कितनी दूरी तय करती हैं, उसका रेट ऑफ चेंज निकाल दो, जो डिस्टेंस है अपोन में जो टाइम का डिफरेंस है। अगर हम कहें हमने तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में हम कितना चल सकते हैं, फिर अगर हमने कहा कि 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, कि हमने कहा हम 1 सेकंड में कितना चल सकते हैं, तो हमने कहा भी 1 सेकंड में चल सकते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज निकाल दो, अपोन निकाल दो। फिर हमने बात आई कि 1 सेकंड में नहीं, आप 1 मिली सेकंड में कितना चल सकते हैं, 1 मिली सेकंड जो टाइम है उसमें कितना ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उससे भी छोटी बात आई कि हम 1 नैनो सेकंड में कितना चल सकते हैं। फिर आई कि जब टाइम बिल्कुल जीरो को अप्रोच करे कि कम से कम टाइम में हम कितना चल सकते हैं। अगर हम ये प्रश्न देखें कि कम से कम टाइम में कितना चल सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो ये बड़ा बेसिकल सा क्वेश्चन है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की कि हम कम से कम टाइम में कितना चल सकते हैं। मान लो कि 10 बजे हम चले, कि 10 बजने के बाद जो अगला टाइम होगा क्या होगा? आप कहोगे 10:01 या 10:01 सेकंड। हमने कहते हैं कि 10 बजे के जस्ट कितना टाइम होगा, कि सेकंड से भी आप माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, मिली सेकंड में चले जाओ। तो बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था ये। तो यही होता है कि हम कम से कम टाइम में कितना चल सकते हैं, वही रेट ऑफ चेंज होता है। कम से कम टाइम के लिए कितना लेते हैं कि जैसे हमने सिर्फ x0 पे रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू क्या है? x0। हमने कहा कि सिर्फ जो x0 टाइम है, ये टाइम है, सिर्फ इसी टाइम पे आपकी पोजीशन यहाँ है, कि आप यहाँ से यहाँ चल रहे हो, आपकी पोजीशन यहाँ है, आपने सिर्फ इसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालने। तो क्या तरीका है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम एक पॉइंट को दो पॉइंट में डालते हैं, यानी कि पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज को दोबारा हम एक पॉइंट बनाते हैं। कि जैसे हम इसको क्या बनाते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं हम ऐसे, यहाँ आ गए हमने एक पॉइंट को हमने चला कि हम इतने टाइम में, यहाँ से इतने टाइम में हम कितना ट्रेवल किया,
ये ट्रेवल किया, हम इतने टाइम में इतना चले, या आप वाई कह सकते हो, वाई लिख लो इसको, हम कितना चले, इतना चले। तो लेकिन हमने तो क्या कहा, अभी तो फिर वही एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गया ना, वही एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गया। इसमें से ये माइनस किया हमने, कितना बन गया, ये बन गया। इसमें से हमने ये माइनस किया तो कितना बन गया, ये तो फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गया। लेकिन हमने कहते हैं सिर्फ एक्स नोट पे निकालना है रेट ऑफ चेंज, एक्स नोट के कोरस्पोंडिंग हमारी पोजीशन है, इस पे निकालना। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने इंटरवल बनाया था एक्स नोट से लेके एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स, इसका डिफरेंस कितना था, डेल्टा एक्स। हम कहते हैं कि अगर डेल्टा एक्स को 0 पे अप्रोच करवा दो, तो इसका यही मतलब नहीं हुआ कि ये वैल्यू किसको अप्रोच करती है, एक्स नोट पे। जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू यही नहीं आ जाएगी, डेल्टा एक्स के कोरस्पोंडिंग ये कहाँ पर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, तो दोबारा वाई यहीं पर नहीं आ जाएगा। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो डी एक्स कोरस्पोंडिंग जो हमने डिफरेंस लिया, तो हम क्या करते हैं कि डी एक्स को कहाँ पर अप्रोच करवा दो, 0 पे अप्रोच करवा दो। कि डी एक्स को हमने बिल्कुल 0 नहीं लेना, 0 नहीं लेना, हमने क्या लेना है कि हमने यहाँ इस पॉइंट पे चलना भी है और कम से कम टाइम में कितना चले, तो ये रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं कि दोबारा इसी पॉइंट पे आने के लिए डेल एक्स को 0 पे अप्रोच करवाते हैं। अगर ये लिमिट आती है, अगर फाइनाइट यूनिक होती है और एग्जिस्ट करती है, तब हम कहते हैं कि y को डेरिवेटिव, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली यही प्रोसीजर हम किसके अंदर करते हैं, इसके अंदर करते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर। कंसेप्ट वही रहता है बट फंक्शन क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इसको लिखने का तरीका फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं जाता है। और यही क्या है, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। आप देख लेना कि प्रॉपर्टी है, चेक भी कर लेना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन जेड, किसी भी पॉइंट पे। रियल के अंदर भी यही है और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी है, ये आप चेक कर लेना। एग्जाम्पल है अपना कि एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए जेड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स के लिए, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बट नॉवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन, कहता है डिफरेंशिएबल नहीं है, बट कहता डिफरेंशिएबल है सिर्फ ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। तो हमने चेक करना है। तो दो डेफिनेशन थी हमारे पास कि क्या क्या थी डेफिनेशन। एक तो ये थी कि एफ जेड माइनस एफ नोट जेड माइनस जेड नोट, लिमिट क्या थी, जेड अप्रोच टू जेड नोट। अगर एग्जिस्ट करती थी लिमिट, लिमिट क्या होती थी, यूनिक एंड एग्जिस्ट, तब। और दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि दूसरी डेफिनेशन ये थी कि जेड नोट प्लस जेड एफ जेड, ये नीचे क्या था, ये तरीके अलग हैं, है डिफरेंशिएबिलिटी की दोनों डेफिनेशन एक ही है। यही था, अगर ये एग्जिस्ट करता है, यूनिकली एग्जिस्ट करता है, तो क्या था, डिफरेंशियल। अब इसके अंदर आप ये डेफिनेशन भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो थोड़ी आसान रहे जिस समय आप दोनों ही लगा सकते हो। तो देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या बनी, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो, जेड क्या है, जेड क्या अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी मोड जेड क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मीन्स ये है। तो यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट क्या बना, एक्स प्लस वाई, और इसका जो जीरो है इमेजिनरी पार्ट क्या बना, वी का जीरो। यहाँ से आप देख सकते हो, आप सीधा वाई डेफिनेशन भी कर सकते हो इसको, या वाई डेफिनेशन कर लो, या हमने न्यूमेरिकली कर लिया कि एफ जेड कॉन्टिन्यूस है,
हम कह सकते हैं अगर f का जो रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, अगर दोनों ही पार्ट कॉन्टिन्यूस है तो हम पूरे z को भी एफ जेड को भी कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस है। यहाँ से हमने पता है कि u क्या है, एज ए रियल नंबर, रियल फंक्शन की तरह देखें कॉन्टिन्यूस है, जीरो फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी क्या है कॉन्टिन्यूस है। तो इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों क्या है कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से हम सीधा ही कह सकते हैं कि एफ जेड क्या है, इज कॉन्टिन्यूस। आप लिख देना कि वाई कॉन्टिन्यूटी ऑफ यू एंड वी, तो एफ जेड भी क्या हो गया कॉन्टिन्यूस। या आप इसको वाई डेफिनेशन कर सकते हो ऐसे कि कॉन्टिन्यूटी दिखानी है हमने एफ नोट जेड के लिए लेके चलना, आप वाई डेफिनेशन कर लेना, कर सकते हो। यहाँ क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है। अब इरेज कर देते हैं इसको, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक मीन्स जीरो को छोड़ के कि एक्स नोट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो नहीं है। तो यही डेफिनेशन लगाई हमने। एफ नोट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ जीरो के बिना यानी कि ओरिजिन के बिना। तो चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ये डेफिनेशन लगाई हमने एफ जेड माइनस ये और जेड माइनस जेड नोट। अब देखना है कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं। एफ जेड क्या था अपने पास, अब एफ जेड क्या था मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ये, और यहाँ से क्या बना मोड ऑफ जेड का जेड माइनस जेड नोट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं आप, जेड इंटू जेड नोट मीन्स जेड या जेड बार। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मोड आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड का स्क्वायर करो तो आप क्या लिख सकते हो, जेड और जेड का बार। इसको सोल्व करके देखना आप इस तरीके से, यानी जेड का बार माइनस, सोल्व करके देखना तो आपके पास यही आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है यूज़ करना। हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार माइनस जेड नोट और जेड नोट का बार, और यहाँ से जेड माइनस जेड नोट आया। तो हमने इसके अंदर क्या किया, तो एक बार हमने क्या किया, आप कर सकते हो, एक बार हमने इसमें से माइनस किया जेड बार और जेड नोट को, एक बार माइनस किया, और एक बार हमने जेड बार और जेड नोट को प्लस कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन तो यही है ना, दोनों कैंसिल होकर यही आ जाएगा। इसको देखने हम क्या आ गया, और यहाँ से क्या थी लिमिट भी क्या थी, लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नोट, यहाँ भी लिख देना, और यहाँ लिमिट क्या थी जेड अप्रोच टू जेड। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से देखो आप क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखो इन दोनों में से जेड बार कॉमन आया, तो जेड बार कॉमन आया तो बचा क्या, जेड माइनस जेड नोट बचा यहाँ से। तो उसके बाद इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आता है। इसमें से हमने जेड नोट को कॉमन लिया, यहाँ से क्या आया, जेड नोट कॉमन आया, तो क्या बचा, जेड नोट कॉमन लिया तो बचा क्या, जेड बार माइनस जेड नोट का बार, ये आया। और फंक्शन क्या था नीचे, और लिमिट थी साथ में जेड अप्रोच टू जेड। या अब इसके बाद क्या आया, इसके साथ ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, जेड बार माइनस जेड नोट, जेड बार माइनस जेड नोट, और नीचे क्या बचा, जेड माइनस, तो ये बचा। और लिमिट क्या थी, जेड अप्रोच टू जेड बार जेड नोट, ये आया। अब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आती है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप यहाँ लिख लो, एक बार इधर लिख लेते हैं इसको, जेड अप्रोच टू जेड नोट, जेड बार माइनस जेड बार
जेड नोट का वार, तो नीचे क्या आया, तो ये बचा। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, अब आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर लिख लो या एल, ये लिख सकते थे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम करेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में से। असल में एल क्या होता है, जेड का मैग्नीट्यूड होता है और ये जेड की डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन में होता है। आयोटा है जो इमेजिनरी पार्ट, वो डायरेक्शन को शो करता है, और जो एल होता है या आर कह सकते हो, ये जो मैग्नीट्यूड होता है कि ओरिजिन से कितनी दूर है कोई नंबर, ये लिख सकते हैं। अब ये था फर्स्ट ईयर में हमने किया था कि डी मोवर्स थ्योरम क्या होता है, इसको एल ई लिख लो आप। क्या होता है ई आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बना फिर, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ से ये आ गया जेड नंबर। अब आप देख सकते हो कि जो ये है जेड माइनस जेड नोट बनेगा तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर एक जेड नंबर है, ऐसे लिख सकते हो। हमने क्या लिख लिया, तो ये भी जेड है, जेड माइनस जेड नोट बनेगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम Z1 मान लेंगे। Z1 मान लेंगे। वैसे याद रखो कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया कि मान लो Z की वैल्यू क्या आई, Z माइनस जेड नोट आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी, L कोस थीटा प्लस साइन थीटा। किसकी वैल्यू आई, Z माइनस जेड नोट की वैल्यू। तो इसी तरह ये लिख सकते हैं हम। तो इसका वार लगाया हमने, तो वार मीन आयोटा के आगे माइनस लगा देंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी होती है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने वार को डिकम्पोज कर दिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से ये आया। तो इसके बाद हमने क्या निकाला, ये निकाला हमने। अगर हम यहाँ से ये निकालें जेड वार माइनस जेड नोट वार का, इसका रेशियो निकाला हमने इसके साथ जो ऊपर वाला था, जेड माइनस जेड नोट। तो ये क्या बना, एल कोस थीटा। देखो ये माइनस वैसे ही है, लेकिन था किसके लिए, प्लस के लिए। यहाँ से क्या है, प्लस साइन थीटा। एल के साथ एल कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये रिवर्स में जाके ऊपर चला गया, पावर कितनी बन गई, माइनस साइन थीटा, पावर उनकी -1। अब डी मोवर्स थ्योरम थी, इसको हम इरेज कर देते हैं हम सारे को, ये यहाँ लिख देते हैं। डी मोवर्स थ्योरम क्या थी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर पावर n हो तो n क्या आता था, ये एंगल में आ जाता था, साइन n थीटा, ये एंगल में आ जाता था। इसी तरह अगर एंगल में माइनस आए तो ये माइनस आप यहाँ आ जाएगा एंगल में, तो माइनस थीटा यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये -1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कोस माइनस थीटा प्लस थीटा, या साइन में साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो साथ में क्या आ गया, जब हमने सोल्व किया इसको क्या बना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस क्या आ गया, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसकी पावर 2 बन गई। तो यहाँ से क्या बना, फिर दोनों एक ही हैं, तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी बन गई, 2 बन गई। तो यहाँ से 2 क्या आ गया, आगे आ गया, तो 2 क्या आ गया, एंगल में आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आप देख लो, इसको अभी इरेज करते हैं इसको, या पहले ही कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बना, फिर यहाँ से बना जेड का वार माइनस जेड नोट, और इस सारे की वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं इंटू एल को, एल तो कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आई कोस 2 थीटा माइनस 2
साइन थीटा। तो ये वैल्यू आई, इसको हम इरेज करते हैं। तो यहां से क्या बना स्टूडेंट्स, अब देखो क्या ये लिमिट यूनिक आती है, एग्जिस्ट तो करती है, क्या ये यूनिक आती है? यूनिक नहीं आती। क्यों? ये डिपेंड किस पे करती है? थीटा पे करती है। थीटा की वैल्यू 0 लो, कुछ और आंसर आता है, π/2 लो और आता है, पाई लिया और आता है 2π ये और आता है। तो इसका मतलब जो ये पूरी की पूरी लिमिट है, तो यहाँ से क्या आया, जो हमने इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे थे हम, z अप्रोच टू z0, z का वार z0 जो ये था, तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है थीटा पे। हम कह सकते हैं कि लिमिट क्या है, नॉट यूनिक। एग्जिस्ट तो करती है बट नॉट यूनिक। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स अपॉन थीटा, डिपेंड्स अपॉन थीटा पर। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को आर को जेड को क्या लिख लिया था, आर, और ये इसको छोड़ो, आप सीधा ही कर सकते हो आप इसको। हमने कहा था ना कि डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि जो एग्जिस्ट करता है ये रेशो, तो लिमिट क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। एग्जिस्ट करती है तो यूनिक करनी चाहिए, बट ये यूनिक नहीं है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू वेरी करती है, चेंज होगी, वैसे वैसे ये चेंज होगी। हाँ, अगर हम क्या लें, ये किसके लिए था, अगर जेड ओरिजिन पे नहीं है, जेड की वैल्यू क्या थी, नॉट इक्वल टू 0 0 मीन ओरिजिन पे क्या है, ये ओरिजिन के बिना के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर हम जेड नोट को किस पे चेक करें, ओरिजिन पे 0 0 पे चेक करें, मींस एक्स और वाई वी की वैल्यू 0 पे चेक करें। अगर जेड नोट को हम ओरिजिन पे चेक करें तो क्या आता है, जेड नोट पे ओरिजिन पे चेक करें, जेड नोट की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ अपने पास सिर्फ ये बचा जेड नोट। क्या बचा, जेड वार बचा सिर्फ, यानी कि आप कह सकते हो जेड अप्रोच टू जेड नोट, या पूरा ही लिख लो इसको। तब क्या बचा, ये तो 0 ही हो गया, तो बचा क्या, यहाँ से सिर्फ जेड नोट वार। तो अब ये वैल्यू क्या है, यूनिक है ना। यहाँ थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बन गया, तो यहाँ से क्या होगी, ये वैल्यू फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब जेड की वैल्यू, या जब जेड ओरिजिन पे ना हो, ओरिजिन के बिना डिफरेंशिएबल कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर हम जेड नॉट इक्वल टू 0 0 यानी कि ओरिजिन पे चेक करें, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, यूनिक आती है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। तो फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डेरिवेटिव है। तो ये था एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट कर लेना। इस पर हमने सेकंड डेफिनेशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इससे सम आपका थोड़ा लेंथी चला जाता। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो आप उस पर ये लगा सकते हो।